नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महादेश के बारे में, यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। उसके पहले दक्षिण अमेरिका हम लोग पढ़े थे और उसके पहले उत्तरी अमेरिका। तो अब देखिए, इसमें जितने भी महादेशों के बारे में हम लोग पढ़े हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उसमें इन सारे मतलब महादेशों में से आज तो हम लोग यूरोप पढ़ रहे हैं। तो यूरोप समझना थोड़ा सा कठिन होगा, इसे हम लोग आराम से समझेंगे। क्योंकि देखिए, यूरोप तो एक तो क्षेत्रफल में आप देखेंगे तो सारे महादेशों में जितने भी 7 महादेश हैं उसमें से ये 6ठे स्थान पर पड़ता है। आप देखेंगे पूरी दुनिया में सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन उसके ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो ये यूरोप है। लेकिन यूरोप में इतना छोटा होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि इसमें 50 देश है। कितने देश है? 50। तो इतने छोटे छोटे इसमें देश हैं कि सारे देशों को यहाँ पे दिखाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण देशों को दिखा दिया है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे यूरोप महादेश में एक बात और समझिएगा कि यूरोप महादेश को प्रायद्वीपों का महादेश कहा जाता है। मतलब इसमें बहुत सारे प्रायद्वीप है और यूरोप महादेश तो खुद एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप भाई किसको बोलते हैं? तो प्रायद्वीप बोलते हैं कि वैसा क्षेत्र होता है, लैंड मास होता है, जिसके तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो और एक तरफ स्थल से लगा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रायद्वीप बोलते हैं। आप देखिए कि ये पूरा यूरोप है। यूरोप के ऊपरी हिस्से में पड़ता है आर्कटिक महासागर। क्या पड़ता है? आर्कटिक ओशन पड़ता है। तो यूरोप के उत्तरी हिस्से में पड़ता है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर, और निचले हिस्से में आप देखेंगे दक्षिण के हिस्से में तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी पड़ता है। इसे बोलते हैं भूमध्य सागर। तो ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है। और इसके पश्चिमी हिस्से में अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर पड़ता है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर पड़ता है। और यहाँ से इसके पूर्वी हिस्से में आएंगे तो यहाँ पर लैंड मास पड़ता है। लैंड मास कौन सा है? तो रसिया का, रसिया यानी कि एशिया का क्षेत्र पड़ता है। ये पूरा एशिया है। तो एक तरफ ये एशिया से लगा है और एक तरफ लगा है आर्कटिक महासागर से और नीचे भूमध्य सागर से, और इस एरिया में किससे लगा हुआ है? ये अटलांटिक महासागर से। तो 3 तरफ से तो ये भी जल से घिरा हुआ है। तो ये प्रायद्वीपों का महादेश है। मतलब ये एक ऐसा महादेश है जो खुद अपने आप में क्या है? एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुला। तो पेनिनसुला उसी को बोलते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो और एक तरफ से स्थल से लगा हुआ हो। तो इतनी बात समझ गए। अब देखिए, यूरोप और एशिया एक ही भूखंड के हिस्सा है। भूमि का जो खंड आप देख रहे हैं ना, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आप देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया अलग देखते हैं, वैसा नहीं है। ये एशिया और जो यूरोप है ये एक ही भूखंड का हिस्सा है। उस भूखंड को बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। तो इसे ध्यान रखिएगा, यूरोप और एशिया दोनों को मिला करके कहा जाता है यूरेशिया। यही कारण है कि आप देखेंगे कि रसिया जो रूस है वो यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से अपने सुविधा के हिसाब से पर्वत यहाँ से डिवाइड कर दिया गया है कि एक अलग महादेश हो जाएगा। तो ये सुविधा के लिए बनाया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यूरोप महादेश के बाउंड्री को समझेंगे, इसके सीमा रेखा को समझेंगे। और देखिए इसमें क्या है कि ये जो इस टाइप से जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये सब ये जलीय क्षेत्र है। मतलब ये जल का क्षेत्र है, तो इसे मैं बताऊंगा। और यहाँ पर यूरोप महादेश में सागरों का तो ढेर है, मतलब बहुत सारे सागर मिलेंगे आपको, और इन सागरों को समझना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे जल संधियाँ मिलेंगी, जल संधियों को भी समझना जरूरी है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर प्रश्न यूरोप से ही पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि नॉर्वे से लेकर के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। यहाँ से इंग्लैंड से हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी से पूछा जाता है। तो बहुत सारे प्रश्न तो यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो इसे ध्यान देना है। और थोड़ा सा कठिन लगेगा बाकी महादेशों की तुलना में इसे पढ़ने में, क्योंकि बहुत सारे इसमें देश हैं। तो लगभग इसमें कितने देश हैं? 50 देश हैं। हर कॉन्टिनेंट में 1 या 2 देश डिस्प्यूटेड होते हैं, तो उसको लेकर नहीं चलना है। 50 देश ध्यान में रखिएगा। अब चलिए सबसे पहले इसके बाउंड्री के बारे में समझते हैं कि इसकी रेखा, सीमा रेखा कैसी है। देखेंगे तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन है यूराल पर्वत का। यूराल माउंटेन है ये, यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत को ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? यूराल पर्वत। देखिए इसी पर्वत को क्या मान लिया गया है कि ये एक सीमा रेखा है जो यूरोप और एशिया को क्या करता है? अलग करता है। तो इसे ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब यूराल पर्वत जो है एशिया को इधर अलग कर देता है और ये
क्या है, यूरोप का क्षेत्र है, तो यूराल पर्वत है, इसे ध्यान रखना है। यूराल पर्वत के बाद यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे आप यहाँ पर, तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर आप जानते होंगे पूरी दुनिया का सबसे खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। खारे पानी का क्या, कोई भी झील हो, उन झीलों में सबसे बड़ा झील है ये। मीठे पानी का नहीं मतलब कहने का है कि झीलों में सबसे बड़ा है, लेकिन ये खारे पानी का झील है, इसे ध्यान रखना है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है लेक सुपीरियर, अमेरिका में पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा झील है, तो इसे सागर क्यों कहा जाता है? सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी झील अगर बहुत बड़ा हो जाता है एरिया में, तो उसे सागर कह ही दिया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, कैस्पियन सागर। तो इसे ध्यान रखना है, ये एक सागर नहीं है लेकिन झील है, बहुत बड़ा क्षेत्र होने के चलते इसका नाम रख दिया गया है सागर। उसके बाद यहाँ पर जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो इस एरिया से आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये काकेशस पर्वत है, काकेशस माउंटेन है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, ये काकेशस माउंटेन है। तो नीचे से एशिया यहाँ से भी लगा हुआ है, एशिया यहाँ से भी लगा हुआ है और इधर से भी लगा हुआ है। तो एशिया और यूरोप के बीच बॉर्डर बनाने वाला एक और पर्वत है, उसका नाम क्या है, काकेशस पर्वत। तो इसे ध्यान रखना है, काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया के बीच बॉर्डर बनाता है। तो अगर पेयर में कभी दे दे दो पर्वतों का नाम कि एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत कौन से हैं, तो आंसर होगा यूराल और काकेशस। अगर यूराल नहीं दिया हो तो आंसर काकेशस करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएंगे इसके आगे, तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये जलीय क्षेत्र, ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी को बोलते हैं काला सागर। काला सागर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काला सागर है ये। और काला सागर में यहाँ पर ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, रसिया में, ये रूस के क्षेत्र में निकला हुआ क्षेत्र है, इसको बोलते हैं अजो सागर। अजो सागर कहाँ पड़ता है, काला सागर में पड़ता है, इसे ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, नीचे ये टर्की है। तो बॉर्डर तो ये है, यूरोप और एशिया का बॉर्डर, सीमा रेखा तो ये है। तो टर्की का जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, इस टर्की के क्षेत्र में, टर्की जो है ये एशिया में ही पड़ता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में चला जाता है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल एक शहर है, बड़ा फेमस शहर है तुर्की का, वो चला जाता है किस में, यूरोप में पड़ जाता है। तो तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है और कुछ हिस्सा कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है एशिया में। इसीलिए एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एशिया में आना होगा तो यहाँ तुर्की को पार करके ही आना पड़ता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहा जाता है। तुर्की एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आगे जैसे ही बढ़ेंगे, तो यहाँ पर पड़ता है एथेंस। एथेंस यानी यूनान, ग्रीस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एक सागर है, आप देखेंगे यहाँ पे ये सागर है, इसका नाम है एजियन सागर। एजियन सागर इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है, ये एजियन सागर है। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए एजियन सागर के बाद यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो ये है इटली। इटली देश देख रहे हैं यहाँ पर, ये इटली देश है, यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र इटली का है। तो इटली के इस हिस्से में आप देखेंगे ना, ये तो ये भी एक सागर है। तो ये जो सागर आप देख रहे हैं ना, ये सागर है, तो इसे बोलते हैं एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सी बोलते हैं। तो ये एड्रियाटिक सागर है, और ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं भाई, तो इसे बोलते हैं भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर देख लीजिए आप, यूरोप और किसके बीच में है, अफ्रीका के बीच में है। तो अफ्रीका तो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो अभी आप छोटे छोटे सागरों को देखिए, इटली के बगल में कौन सा है, तो ये एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सी है। और उसके बाद आप इस एरिया में जाएंगे, इटली के इस साइड में, तो यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल पड़ते हैं, स्पेन और पुर्तगाल। तो स्पेन और पुर्तगाल पर यहाँ पर पड़ता है टेरिनियन सी। टेरिनियन सी याद रखिएगा, इटली, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में यहाँ पर पड़ता है, इसका नाम है टेरिनियन सी। तो इम्पोर्टेंट है, ये एड्रियाटिक सी हो गया, और यहाँ पे कौन सा हो गया, टेरिनियन सी। तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं आइबेरिया पेनिनसुला। आइबेरिया का प्रायद्वीप बोलते हैं, आइबेरिया का प्रायद्वीप। तो आइबेरिया का प्रायद्वीप इसलिए बोलते हैं कि देखिए ये भी 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, एक तरफ इधर से, एक तरफ इधर से और एक तरफ इधर से। ये 3 तरफ से जल से घिरे होने के चलते पूछा जाता है कि आइबेरियन प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो 2 ही देश आते हैं, पी से पुर्तगाल और स्पेन। ये याद रखिएगा, स्पेन और पुर्तगाल 2 देश ऐसे हैं जो आइबेरियन प्रायद्वीप के हिस्सा हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे फ्रांस देख रहे हैं आप, फ्रांस। तो फ्रांस स्पेन का जो बीच में यहाँ पे जो क्षेत्र दिख रहा है, इसे बोलते हैं बिस्के की खाड़ी। ये खाड़ी है,
आप देख लीजिए खाड़ी किसको बोलते हैं भाई, तो खाड़ी उसको बोलते हैं कि वो क्षेत्र होता है भूमि का क्षेत्र, जलीय क्षेत्र जो 3 तरह से भूमि से घिरा हुआ हो, वह जलीय क्षेत्र जो 3 तरह से भूमि से घिरा हुआ हो उसे बोलते हैं खाड़ी, और वह भूमि का क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे बोलते हैं पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर कौन सी खाड़ी है भाई, तो इसका नाम है बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। उस बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इस एरिया में आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ब्रिटिश आइलैंड है, मतलब ये ब्रिटिश आइलैंड है, इसे ध्यान रखना है। ब्रिटिश द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटिश द्वीप में ये इंग्लैंड देश है, आप जानते होंगे। तो ब्रिटिश आइल मतलब इंग्लैंड और यहाँ पर फ्रांस पड़ता है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यहाँ पर एक चैनल है, चैनल बोलते हैं सकरा रास्ता। सकरा रास्ता होता है, 2 स्थानों के बीच का एक सकरा रास्ता होता है जलीय क्षेत्र में, उसे बोलते हैं चैनल। तो चैनल जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक चैनल है, इसका नाम है इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल याद रखिएगा, अगर कभी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए, कहीं लिख लीजिएगा इसे कि इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पढ़े होंगे कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर गया। तो यही लोग होते हैं, यहाँ से तैर करके वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से तैर करके यहाँ चले जाते हैं। तो समझिए कि वो समुद्र में तैर जाते हैं। हम लोग तो क्या कहें कि हम लोग तो तैर ही नहीं पाते हैं, तालाब में भी नहीं तैर पाते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कौन सा सागर है भाई, तो ये उत्तरी सागर है। कौन सा सागर है, उत्तरी सागर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए इंग्लैंड और डेनमार्क के बगल में यहाँ पर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये सागर है। ये इस सागर का नाम क्या है भाई, तो इस सागर का नाम है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी मतलब उत्तरी सागर। अभी मैंने क्या बताया कि देखिए ज़्यादातर सागरों से प्रश्न यूरोप से ही पूछे जाते हैं। बहुत सारे सागर है इसमें, इतने सागर है कि आप पागल हो जाएंगे, दिन भर सागर सागर करते रहेंगे। तो कुछ ही सागर है इसमें, उन सागरों के बारे में ही पढ़ लेना है, तो इसे ध्यान में रखना है। हाँ, उत्तरी सागर है। फालतू एक भी मैं सागर के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं उन्हीं सागरों के बारे में बता दूंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। आप भले विश्वास मत करिए, लेकिन मैं उन्हीं चीज़ों को बताता हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना हो। अब आप सोचेंगे कि मैं अपना बड़ाई कर रहा हूँ, क्या करें, मतलब क्या करूँ मैं, बड़ाई तो करना ही पड़ता है, कोई करता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर के बाद यहाँ पर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये है, इसको बोलते हैं बाल्टिक सागर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाल्टिक सी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। बाल्टिक सागर कहाँ पड़ता है भाई, ये देख लीजिए पूरा क्षेत्र, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के जो क्षेत्र में ये पूरा है, ये कौन सा है, बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर को ध्यान में रखिएगा। बाल्टिक सागर के यहाँ पे बगल में स्वीडन और फिनलैंड के यहाँ बगल में ये पड़ता है गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया पड़ता है, तो इसे ध्यान रखना है। गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में यहाँ पड़ता है, तो इसे ध्यान में रखना है। ये बाल्टिक सी का ही हिस्सा है, गल्फ ऑफ बोथनिया। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ये नॉर्वे कंट्री है। नॉर्वे देश के ऊपर में बढ़ेंगे ना आप यहाँ पर, तो ये नॉर्वेजियन सी है, नॉर्वेजियन सागर है। तो नॉर्वेजियन सागर भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ये आर्कटिक सागर का हिस्सा है, नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सागर। तो नॉर्वेजियन सागर यहाँ पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये है श्वेत सागर, वाइट सी है। तो वाइट सी को भी ध्यान रखिएगा। ये रसिया से ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं वाइट सी, ये श्वेत सागर के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो ये तो हमारी बाउंड्री थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देशों को समझते हैं। सबसे पहले देशों को समझते हैं, उससे पहले कुछ देशों को देख लीजिए और उसके राजधानियों को मैंने लिख दिया है, उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। उसके बाद बारी बारी से देशों को समझते हैं। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे नार्वे। नार्वे की राजधानी कहाँ है भाई, नार्वे की राजधानी है ओस्लो। कहाँ है, ओस्लो। तो इसे ध्यान में रखिएगा, नार्वे है सबसे पहले, तो नार्वे की राजधानी ओस्लो है। उसके बाद दूसरा कंट्री है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। कहाँ है, स्टॉकहोम। तो इसे ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। कहाँ है, हेलसिंकी। उसके बाद चौथा है एस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी है तलिन। एस्टोनिया की राजधानी तलिन। उसके बाद पांचवा है लताविया। लताविया देखिए इसी टाइप के एग्जाम में हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ऐसा पूछा जाए। लताविया की राजधानी कहाँ है भाई, तो इसका राजधानी है रीगा। उसके बाद अगला है छठा है लिथुआनिया। लिथुआनिया की राजधानी है विलनअस। तो इसे ध्यान रखिएगा,
कि लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है, विलनअस। उसके बाद सातवां है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, नीदरलैंड तो याद होगा आप लोगों को एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम। उसके बाद अगला है यहाँ पर पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है भाई, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। कहाँ है पुर्तगाल की राजधानी, लिस्बन। उसके बाद 9 नंबर देखेंगे, स्पेन की राजधानी कहाँ है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। उसके बाद 10 नंबर देखेंगे, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये तो पूरा गांव जानता है। उसके बाद 11 नंबर देखेंगे, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। अगला है 12 नंबर, रोमानिया की राजधानी कहाँ है, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। आगे मिलेगा शहरों का नाम, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, वियना, ये सब मिलेंगे। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। 13 नंबर है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है भाई, ब्रुसेल्स। अगला है 14 नंबर, जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अगला है डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। उसके बाद 16 नंबर है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी कहाँ है, वर्सा। वर्सा कहिए चाहे वर्साय कहिए, एक ही बात है। वर्साय की संधि आप लोग जानते होंगे, प्रथम विश्व युद्ध के समय आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो उसमें पोलैंड की राजधानी वर्साय है। उसके बाद 17 देखेंगे, बेलारूस। बेलारूस की राजधानी कहाँ है भाई, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। उसके बाद 18 नंबर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। कहाँ है, बर्न। उसके बाद 19 नंबर है इटली की राजधानी कहाँ है, इटली की राजधानी है रोम। बस अगर पूछा जाएगा राजधानी तो समझिए कि इन्हीं में से पूछा जाएगा, तो इनको ध्यान में रखना जरूरी है। जरूर थोड़ी एक एग्जाम के लिए ही राजधानी याद रखना है, चलते फिरते भी लोग पूछ देते हैं कि चलो बताओ इसका राजधानी क्या है, तो ऐसे ही अपना ध्यान में रखना है और क्या। और एग्जाम में भी आता है तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, हल्के हल्के चीज़ हम लोग गलत कर बैठते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते रहना है इसे। अब ये नहीं कि हम इसे याद ही नहीं करेंगे, हमसे बड़ा थोड़े है, हम तो बचपन में ही पढ़ चुके हैं। पूछ देगा इथियोपिया की राजधानी, तबीयत खराब हो जाएगी। आगे देखिए, इथियोपिया पड़ता है अफ्रीका में। अब देखिए, अब हम देशों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, यहाँ पे जो 3 देश आप देख रहे हैं ना, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और उसके बाद यहाँ पर है श्वेत सागर, ये रसिया, ये रूस का क्षेत्र है पूरा, वाइट जो दिख रहा है ना यहाँ। तो देखिए रसिया से लेकर के, रूस से लेकर के पूरा फिनलैंड, स्वीडन और ये कौन सा है, नॉर्वे, और यहाँ है आइसलैंड। तो देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, इस लाइन का नाम है आर्कटिक सर्कल, जिसको बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ। 66.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक वृत्त किससे किससे होकर गुजरती है, तो देखिए आइसलैंड से होकर जाती है, उसके बाद नॉर्वे से, उसके बाद स्वीडन से, उसके बाद फिनलैंड से, उसके बाद रसिया से, 4 देशों से होकर गुजरती है। इसे ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसलैंड से, मतलब आइसलैंड से होकर जाती नहीं है, आइसलैंड के बहुत नज़दीक से होकर जाती है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्वे से, स्वीडन से, फिनलैंड से, उसके बाद रसिया से। तो इसे ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि किस देश की राजधानी सबसे ज़्यादा नज़दीक है आर्कटिक वृत्त के, मतलब आर्कटिक वृत्त के सबसे ज़्यादा नज़दीक है या सबसे ज़्यादा उत्तर में है, किस देश की राजधानी सबसे ज़्यादा उत्तर में है, तो आंसर होगा आइसलैंड की राजधानी रिकजैविक। रिकजैविक आइसलैंड की राजधानी है, वो सबसे ज़्यादा उत्तर में है, यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ के नज़दीक में है। तो इसे ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रूस की जहाँ तक बात की जाए तो रूस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो एशिया का भी सबसे बड़ा देश माना जाता है और यूरोप का भी सबसे बड़ा देश है। आप देख लीजिए यूरोप में कोई भी देश रूस से बड़ा नहीं होगा, और इस क्षेत्र में आकर देखेंगे तो एशिया में भी उससे बड़ा क्षेत्रफल में कोई बड़ा नहीं है। तो इसे ध्यान रखना है कि दोनों जगह का सबसे बड़ा देश माना जाता है। अब इधर देखेंगे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये जो 3 देश आप देख रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये एक किसी पर्वत के हिस्सा थे। आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में भी, यहाँ आएंगे अगर आप, तो इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भी पर्वतों का कुछ आइलैंड्स टाइप का दिखाई देगा, जो कभी पर्वत के हिस्सा रहे होंगे। आइसलैंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, ये तो ये आइसलैंड उसी पर्वत का हिस्सा है। तो इसे बोलते हैं स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया का क्षेत्र बोला जाता है। अगर स्कैंडिनेविया में पूछा जाए कौन कौन से देश शामिल है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड,
उसके बाद डेनमार्क यहाँ पर आ जाता है, डेनमार्क भी आ जाता है और आइसलैंड भी आ जाता है। लेकिन अगर स्कैंडिनेवियन कंट्री पूछा जाए कि स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन है, तो आंसर होगा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। लेकिन स्कैंडिनेविया के क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। तो इसे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब नॉर्वे के ऊपर में जैसे आएंगे यहाँ पर, तो नॉर्वे के ऊपर में एक सागर पड़ता है जिसका नाम क्या है, नॉर्वेजियन सी है। तो नॉर्वेजियन सी भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। और नॉर्वे में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, आप जानते होंगे, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। और उसके बाद बाकी के जितने भी पुरस्कार है वो सभी कहाँ दिए जाते हैं, तो वो सभी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी में। मतलब नॉर्वे में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है पीस के लिए, और स्वीडन में किसका दिया जाता है, तो स्वीडन में दिया जाता है किसका, स्वीडन में दिया जाता है शांति को छोड़ करके बाकी सभी नोबेल पुरस्कार। इसे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अब देखिए, अब यहाँ फिनलैंड को आप देखेंगे, स्वीडन का एक बात और समझ लीजिए। स्वीडन के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था, अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल जो व्यक्ति थे, अल्फ्रेड नोबेल, वो स्वीडन के ही एक व्यक्ति थे, इंजीनियर थे, केमिकल इंजीनियर। उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, तभी से यहाँ पर शुरू किया गया था नोबेल पुरस्कार के। तो इसे ध्यान रखना है। फिनलैंड जो आप देख रहे हैं ना, फिनलैंड, ये फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, बहुत ही सुंदर देश माना जाता है, इसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। तो फिनलैंड को क्या कहता है भाई, फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर है ये, और ये गल्फ ऑफ बोथनिया है। पूछा जाएगा कि फिनलैंड और स्वीडन के बीच में कौन सी खाड़ी पड़ती है, ये तो गल्फ ऑफ बोथनिया, या गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ पड़ती है, तो यहाँ पर स्वीडन और फिनलैंड के बीच में पड़ती है। तो इसे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो ये इस्टोनिया है, इस्टोनिया है। और इस्टोनिया के बाद यहाँ पर बेलारूस पड़ता है। कौन सा है, ये बेलारूस है। बेलारूस के बाद यूक्रेन है। ये कौन सा है भाई, यूक्रेन है। तो देखिए, यूक्रेन का ही एक क्षेत्र है, यूक्रेन का एक क्षेत्र है जिसका नाम है क्रीमिया। आप देख लीजिए, यहाँ पर क्रीमिया एक क्षेत्र यहाँ पर दिख रहा होगा छोटा सा, ये क्रीमिया एक क्षेत्र है। ये जो क्रीमिया क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये मतलब थोड़ा सा विवादित है, ये चला गया है, अब रसिया के अधिकार में चला गया है तो ये यूक्रेन का क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर ये चला गया है किसका, ये रसिया के क्षेत्र में चला गया है। यहाँ पर 2014 में रेफरेंडम कराया गया था, जनमत कराया गया था, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर गलत वोटिंग कराया गया था, जिसमें लगभग लोगों ने वोट डाला था कि हम रसिया में जाएंगे। तो 2014 में तुरंत ही इसे रसिया ने अपने में मिला लिया था, जिसके चलते बहुत सारे वर्ल्ड लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने इसका निंदा किया था। और आप देखेंगे कि रसिया G8 में शामिल था, तो G8 से रसिया को 2014 में बाहर कर दिया गया था कि रसिया ने यहाँ पे गलत किया है, यहाँ पर ज़बरदस्ती मतलब इनको आप अपने क्षेत्र में मिला लिया है, ज़बरदस्ती इन पर कब्जा किया है। तो G8 से उसको निकाल दिया गया, जिसके चलते अब G7 रह गया है। बात समझ गए होंगे, तो यही कारण था उसको निकालने का। उसके बाद आप देखेंगे तो बाकी के छोटे छोटे देश है, अब कुछ बड़े देशों को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे इस क्षेत्र को, तो ये क्षेत्र कौन सा है भाई, तो ये क्षेत्र है आपका आइबेरियन। कौन सा क्षेत्र है, आइबेरियन। आइबेरियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। आइबेरियन पेनिनसुला में पुर्तगाल और स्पेन आते हैं। आप देख लीजिए, पुर्तगाल और स्पेन सबसे इस क्षेत्र में पड़ते हैं। इस क्षेत्र में पढ़ने का कहने का मतलब ये है कि ये समुद्र से नए नए चीज़ों के खोज करने में बहुत ही आगे थे। आप देख लीजिएगा कि नए नए चीज़ों को खोज करने वाले यही लोग हैं। आप देखेंगे कि किसी ने अमेरिका का खोज किया है तो किसी ने भारत का खोज किया है। पुर्तगाली जो व्यक्ति है, देख लीजिए, पुर्तगाल सबसे आगे है। ये तुरंत अटलांटिक महासागर में निकल करके इधर उधर घूमने लगते थे, मतलब खोज करने में ये बहुत आगे थे। इसका मतलब कि जहाँ पर जल होगा वहाँ पर सबसे पहले नाव बनी होगी। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है पुर्तगाल में, पुर्तगाल से जो व्यक्ति निकला था उसका नाम था वास्को डी गामा। वो आकर के भारत का खोज किया था। स्पेन का जो व्यक्ति था वो चला गया था अमेरिका खोज करने के लिए। तो ये खोज करने में ये लोग आगे थे, तो इन्हें ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हाँ, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, अफ्रीका और ये यूरोप है।
मतलब ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पर एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जिब्राल्टर। क्या नाम है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि तो इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है, जिब्राल्टर जल संधि। और ये जिब्राल्टर जल संधि किसके किसके बीच है? यूरोप और किसके बीच में? अफ्रीका के बीच में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, जल संधि किसको बोलते हैं? जो दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है। देख लीजिए आप, अटलांटिक महासागर को किससे? भूमध्य सागर से, और अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक पर्वत दिख रहा होगा, छोटा सा पर्वत है ये पर्वत दिख रहा होगा, माउंटेन। ये फ्रांस और स्पेन के बीच में है। फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पर्वत है, इसका नाम है पिनेरीज पर्वत। पिनेरीज पर्वत, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है स्पेन और फ्रांस के बीच में, तो इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। पिनेरीज पर्वत कहाँ पड़ता है? तो पिनेरीज पर्वत पड़ता है स्पेन और फ्रांस के बीच में। फ्रांस में एक टावर है, एफिल टावर, जिसका निर्माण हुआ था 1890 में। इसे ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की राजधानी पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है, सूरा सुंदरियों का देश भी कहा जाता है इसे, फ्रांस को। तो पेरिस एक बहुत ही फैशन की नगरी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहर माना जाता है। और पूरे यूरोप महादेश में फ्रांस एक ऐसा देश है जो कृषि, एग्रीकल्चर के मामले में आत्मनिर्भर है। बहुत ज़्यादा कृषि की जाती है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 देश आपको देखेंगे। यहाँ पर एक है बेल्जियम, एक है नीदरलैंड और एक है लग्जमबर्ग। इसको बोलते हैं बेनेलक्स। बेनेलक्स। देखिए बेनेलक्स कहने का मतलब ये है कि बेनेलक्स में अगर पूछ देगा कि बेनेलक्स में, ऐसे भी लिख सकता है बेनेलक्स, पूछ देगा कि बेनेलक्स में कौन कौन से देश शामिल है, तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये तीनों देशों का एक संगठन है। ये तीनों देश का एक संगठन है, इन्हें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का, उसको बेनेलक्स ही कहा जाता है। तो पूछ देगा कि बेनेलक्स के भाग कौन कौन से देश है, तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पर एक देश पड़ता है, छोटा सा मतलब देश है, इसका नाम है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है भाई? स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है पूरे यूरोप का जहाँ पर खनिज ना के बराबर पाए जाते हैं, खनिज पाए ही नहीं जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हर मामले में स्विट्जरलैंड आगे है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है स्विट्जरलैंड में कि यहाँ की व्यवस्था बहुत ज़्यादा सही है। ये एक ऐसा देश का उदाहरण देता है स्विट्जरलैंड, जहाँ पर मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहने का मतलब कि वहाँ पर डायरेक्ट राष्ट्रपति को लोग चुनते हैं स्विट्जरलैंड में। ये एक ऐसा एग्जाम्पल मिलता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, तो वहीं यहाँ पर देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक पर्वत है जिसका नाम है, आल्प्स पर्वत। तो आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में नहीं, आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से देश में फैला हुआ है, इसे ध्यान रखना है, लेकिन ज़्यादातर उसका विस्तार स्विट्जरलैंड में ही है। तो स्विट्जरलैंड से लेकर के फ्रांस तक फैला हुआ है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। उसके बाद ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये है इटली का। ये कौन सा देश है भाई? इटली का देश है, इटली है। इटली की राजधानी रोम है, तो रोम को ध्यान रखिएगा। और इसी इटली के अंदर में एक छोटा सा देश पड़ता है जिसका नाम है वैटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है भाई? वैटिकन सिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0.44 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, बहुत ही छोटा। मतलब यहाँ पे 1000 लोग लगभग में रहते हैं, और वो भी वहाँ के निवासी नहीं है। समझिए कि वो कहीं ना कहीं के रहने वाले लोग हैं जो यहाँ पे आके रहते हैं। तो 1000 की जनसंख्या में बहुत ही छोटा देश है वैटिकन सिटी। तो दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, जो इटली में देश के अंदर देश है, तो उसे ध्यान रखना है। इटली में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक आइलैंड पड़ेगा, छोटा सा एक आइलैंड है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं सिसिली पड़ता है। और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, ये पड़ता है माल्टा का नाम सुने होंगे। माल्टा की राजधानी वालेटा है, तो माल्टा यहाँ पर पड़ता है। और ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये वहाँ पर सिसिली का द्वीप है, जिस पर से आपको एटेना जैसा सक्रिय ज्वालामुखी भी देखने को मिलता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इटली में एक नदी बहती है जिसका नाम है पो नदी। कौन सी नदी है? पो नदी।
तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। इटली की गंगा इंपॉर्टेंट है, इस ध्यान रखना है इटली को। और पूरे यूरोप का भारत कहा जाता है इसे। इटली को क्या कहते हैं भाई? इटली को कहते हैं यूरोप का भारत। क्यों? क्योंकि इटली भारत जैसा कृषि प्रधान देश भी है, और वहाँ पर जैसे उत्तर में हिमालय है तो इसके उत्तर में भी आप देख लीजिए यहाँ पे आल्प्स पर्वत आपको मिलेगा। आल्प्स पर्वत है और गंगा जैसी नदी वहाँ पे बहती है, पो नदी। इसीलिए यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। और ठीक वैसा ही सिचुएशन भी है, मतलब सब कुछ जो बनावट है वहाँ पे लगभग इंडिया जैसी है, इसीलिए इसे कहा जाता है इटली का यूरोप का भारत। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक देश आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये जो पूरा देश है इसका नाम है जर्मनी। कौन सा नाम है भाई? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और जर्मनी एक ऐसा देश है, एक नदी बहती है जर्मनी में। आप देखेंगे इसका द्वितीय विश्व युद्ध में और प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में तो इसका कहानी समाप्त हो गई थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में आप पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में तो आपको पता चलेगा कि लगभग सभी देशों से पंगा ले चुका था। यहाँ पर एक नदी बहती है, राइन नदी। कौन सी नदी बहती है भाई? राइन नदी बहती है। राइन नदी के बारे में याद रखिएगा, जर्मनी में बहती है। और इसे राइन नदी को पूरे विश्व का अंतरतम, मतलब अंतरतम अंत व्यापार का सबसे व्यस्ततम नदी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा व्यस्त नदी है। आंतरिक मार्गों से, ये समुद्री मार्गों से होकर के यहाँ से और इसमें इंटर कर जाती है, और नावों द्वारा, जहाज़ों द्वारा देश के भीतर तक व्यापार किया जाता है। तो राइन नदी को ध्यान रखिएगा कि पूरे विश्व में आंतरिक व्यापार के मामले में सबसे व्यस्त नदी माना जाता है। और राइन नदी के अगल बगल के जो बेसिन है उसमें बहुत सारे कोयले पाए जाते हैं, और उस कोयले के पाए जाने के चलते कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में इसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, राइन नदी को। और ये कहाँ पड़ती है? जर्मनी में। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यहीं पड़ता है, याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से वो निकलती है, जर्मनी में ही पड़ता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। आगे देखिए यहाँ पर पड़ता है, ये पोलैंड का क्षेत्र है, ये पोलैंड का एरिया है। उसके बाद ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये है चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक का एरिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये है ऑस्ट्रिया। कौन सा है भाई? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, तो इसे ध्यान रखना है, वियना। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया पड़ता है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर पड़ता है हंगरी, हंगरी की राजधानी कहाँ है भाई? बुडापेस्ट, तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है रोमानिया, और रोमानिया के बाद यहाँ पर ये पड़ता है बुल्गारिया। तो इन सब के बारे में मैंने बता दिया। अब कुछ पर्वतों और नदियों के बारे में भी देख लेते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले नदी के बारे में देखेंगे, डेन्यूब नदी के बारे में। डेन्यूब नदी के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मिटा के लिख दे रहा हूँ। देखिए एक चीज़ यहाँ पर, डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से। और कहाँ जा कर के मिल जाती है? काला सागर में। मतलब डेन्यूब नदी जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में पड़ता है, यहाँ से निकलती है, और निकलने के बाद ये सीधे इस तरीके से होते हुए जा कर के कहाँ मिल जाती है? तो जा कर के ये काला सागर में मिल जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। डेन्यूब नदी, यहाँ पर डेन्यूब नदी ये निकलती है कहाँ से भाई? निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, और जा कर के कहाँ मिलती है? तो जा कर के मिलती है काला सागर में। अब एक बात और याद रखिएगा कि डेन्यूब नदी जैसे हो के बहती है तो वहाँ पे 4 प्रमुख नगर है डेन्यूब नदी के किनारे। 4 प्रमुख नगर है, नाम है बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और वियना। तो इसे ध्यान रखिएगा। ये 4 प्रमुख नगर है जो किसके किनारे बसे हुए भाई? तो ये डेन्यूब नदी किनारे बसी हुई। ये VVI है, इसे ध्यान रखना है कि बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और वियना, ये सभी चारों शहर कहाँ बसे हुए हैं? तो ये डेन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अब देखिए, अब यहाँ पर एक राइन नदी है। राइन नदी के बारे में भी मैंने बताया कि कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है, आल्प्स पर्वत से निकलती है। आल्प्स पर्वत कहाँ पड़ता है? तो ये स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर स्विट्जरलैंड, इटली में पड़ता है, फ्रांस में भी पड़ता है। तो यहाँ से निकलने के बाद ये सीधे ऐसे जर्मनी होते हुए सीधे जाकर के उत्तरी सागर में मिल जाती है। तो इसे ध्यान रखना है, यहाँ से निकलती है और उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है। तो इसे राइन नदी
राइन नदी। राइन नदी कहाँ से निकलती है भाई? तो ये निकलती है आल्प्स पर्वत से, आल्प्स पर्वत, और कहाँ जाकर के मिल जाती है? तो उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में जाकर के मिल जाती है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और इसे आंतरिक व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त नदी माना जाता है राइन नदी को। कोयला नदी भी कहा जाता है इसे। इसके कोयला के क्षेत्र को, इसके कोयले के बेसिन को कहा जाता है रूर, रूर का क्षेत्र कहा जाता है। तो रूर कोयला क्षेत्र राइन नदी के बेसिन में ही पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वोल्गा नदी, वोल्गा, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर पूछा जाए कि यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो डेन्यूब नदी है, क्योंकि बहुत सारे नगर उसके किनारे बसे हुए हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल सिटी बसा हुआ है। लेकिन अगर वोल्गा नदी को पूछा जाए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा नदी है, और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो डेन्यूब नदी है, उसे ध्यान रखना है। और ये निकलती है वल्दाई पर्वत, जो उराल पर्वत में पड़ता है। उराल पर्वत कहीं किनारे पड़ता है, वल्दाई पर्वत रसिया के इस तरफ से आती है। तो वल्दाई पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, वल्दाई पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, कैस्पियन सागर। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसे ध्यान रखना है। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? वल्दाई पर्वत से, और कैस्पियन सागर में जाकर के गिर जाती है। उसके बाद टेम्स नदी। देखिए भाई टेम्स नदी जो है ये लंदन में बहती है। लंदन में टेम्स नदी, आप जानते हो कि लंदन टेम्स नदी किनारे है, तो इंग्लैंड में, इसे ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ मैं नगरों का नाम मैं ले रहा हूँ जो किस किस नदी के किनारे हैं, ये कभी कभी पूछा जाता है, एक दो बार देख लीजिए। देखिए बर्लिन जो है ना, बर्लिन वो जर्मनी की राजधानी है, वो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, स्प्री नदी के किनारे स्थित है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद एक दो पर्वतों को जान लीजिए। देखिए एक पर्वत है एपिनाइन पर्वत। एपिनाइन पर्वत कहाँ है? इटली में पड़ता है। एपिनाइन पर्वत इटली में है। और मेसेटा का पठार कहाँ है भाई? मेसेटा का पठार पड़ता है कहाँ पड़ता है? स्पेन में। तो उसे ध्यान रखना है, मेसेटा का पठार स्पेन में पड़ता है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि यूरोप एक ऐसा महादेश है जिसमें एक भी मरुस्थल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस पूरे यूरोप में एक भी मरुस्थल देखने को नहीं मिलता है। हल्का फुल्का कहीं मरुस्थल मिलता है तो उसे नहीं माना जाता है कि मरुस्थल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। अभी देखिए ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे कि दो तीन चीज़ें पूछी जाती है। यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, और इंग्लैंड तो समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ से प्राइम मेरिडियम जो लाइन है यहाँ से होकर गुजरती है, जिसको 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर, इसे पूरे विश्व का समय माना गया है, पूरे विश्व का समय। तो यहाँ से आती है ये लाइन और इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर चली जाती है। तो इसे ध्यान रखना है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है प्राइम मेरिडियम लाइन। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब एक दो बात समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक दो बात समझ लीजिए कि इंग्लैंड क्या है। देखिए इंग्लैंड तो एक देश है, इंग्लैंड एक देश है, ठीक है। इंग्लैंड में अगर आप वेल्स एक देश है। देखिए यहाँ पे छोटा सा वेल्स यहाँ पर इंग्लैंड के बगल में है। तो इंग्लैंड में अगर आप वेल्स को जोड़ लेते हैं प्लस अगर आप स्कॉटलैंड को भी जोड़ लेते हैं, इसको भी शामिल कर लेते हैं, तो इसे बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? अगर स्कॉटलैंड को भी जोड़ लेंगे, स्कॉटलैंड को, तो इसे क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ये ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसे ध्यान रखिए, एक तो ब्रिटेन है या इंग्लैंड है। इंग्लैंड में अगर वेल्स को भी शामिल कर लेंगे या स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे तो इस पूरे को क्या बोलेंगे? ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें आप देखेंगे आयरलैंड एक देश है। आयरलैंड में उत्तरी आयरलैंड है और दक्षिणी आयरलैंड है। ये दक्षिणी आयरलैंड है और ये कौन सा है? उत्तरी आयरलैंड है। तो अगर उत्तरी आयरलैंड को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, अगर प्लस उत्तरी आयरलैंड भी शामिल कर लिया जाए, तो इस पूरे एरिया को अगर इसको शामिल कर लिया जाता है तो इस पूरे एरिया को कहा जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इंग्लैंड में अगर वेल्स और स्कॉटलैंड को शामिल करते हैं तो इससे कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन, और इस पूरे इन तीनों में अगर उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल कर लीजिएगा तो इसे कहा जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसे ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैंने जितना बताया, अगर आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आप एक अच्छे जानकार हैं। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न छूटेंगे नहीं, और तुरंत हम लोग प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। तुरंत मैं प्रैक्टिस ज्योग्राफी का पूरा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी तुरंत समाप्त होने वाला है। तो तुरंत हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे और आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिएगा और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं, और एशिया बचा हुआ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे। तो चलिए आज छोड़ देते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।